हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म अराइज फॉर राइज। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो, फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं उसे हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। और क्लास 10th में और इस चैप्टर में हमें दो ही फेनोमेना के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ऐसा नहीं है कि लाइट सिर्फ यही दो फेनोमेना शो करती है, ऐसे बहुत से फेनोमेना हैं जो कि लाइट अपने साथ एसोसिएट करती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसे बहुत से फेनोमेना है जो कि लाइट शो करती है। बट क्लास 10th में हमें रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मींस कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट का पाथ कैसा होता है? तो स्ट्रेट लाइन होता है। तो क्लास 10th में हमें रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। जब हम क्लास 12th में दोबारा लाइट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हमें लाइट को एज अ पार्टिकल और एज अ वेव दोनों तरह से पढ़ना होगा कि लाइट कैसी नेचर शो करती है। तो लाइट डुअल नेचर शो करती है, मींस लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। तो क्लास 12th में हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, बट क्लास 10th में हम सिंपल सा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले लाइट से स्टार्ट करते हैं कि लाइट क्या है। तो देखो, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो वाला पार्ट है, मींस ईएम वेव का वो वाला पार्ट है जो कि ह्यूमन आई डिटेक्ट कर लेता है। सो द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई इज टर्म्ड एज लाइट। मींस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो वाला पार्ट जो कि ह्यूमन आई डिटेक्ट कर लेता है उसे हम लाइट बोलते हैं। अगर इसे हम दूसरे वर्ड में कहें तो हम ये बोल सकते हैं द विजिबल रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नोन एज लाइट। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो वाला पार्ट है जो कि ह्यूमन आई डिटेक्ट कर लेता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत से वेव आते हैं, लाइक एक्स रेज हो गई, लाइट खुद हो गया, या गामा रेज हो गई। तो ऐसे बहुत से रेज या वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आते हैं। तो उनमें से जो विजिबल रेडिएशन होता है उसे ही हम सिर्फ लाइट का टर्म देंगे। ठीक है, लाइट क्या है ये समझ में आ गया। अब लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं कि लाइट की स्पीड क्या है। स्पीड ऑफ लाइट जिसे कि हम c से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में। और यही स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट भी होगी। लाइट की स्पीड कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती है और ये मैक्सिमम होगी वैक्यूम में। और स्पीड ऑफ लाइट इससे कम ही होगी कभी भी जो कि अलग अलग मीडियम में होगी, लाइक एयर हो गया या फिर वाटर हो गया, ऑयल हो गया। तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट इससे कम होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम होगी। बट स्पीड ऑफ लाइट इससे कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ये सब आपको नहीं पढ़ना अभी, ये आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको पढ़ना रहेगा। बट अभी इसमें आपको बस इतना जानना है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इससे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती है। अब स्पीड ऑफ लाइट एयर में कम होगी, मतलब इससे कम होगी, लिक्विड में लाइक किसी ऑयल में, किसी दूसरे मीडियम में इससे कम होगी। अब कितना कम होगी ये जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टर्म पढ़ेंगे अभी आगे, तब हम जानेंगे कि कितना कम होगा। तो ठीक है, लाइट क्या होती है ये आपको समझ में आ गया। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा इससे कम ही होगी या इतनी होगी, इससे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो लाइट के बारे में इतना बहुत था जानने के लिए। अब जो इससे एसोसिएटेड दो फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ। मैं इरेज कर देता हूं तब तक इसको। तो देखो,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सपोज कि कभी लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे कोई हमने एक मिरर लगा दिया या एक प्लेन पॉलिश सरफेस लगा दिया, ठीक है। तो अब जब लाइट यहां से आ रही है, ठीक है, लाइट यहां से आ रही है और जब इस पे स्ट्राइक, यहां पे स्ट्राइक करेगी, लाइट रे यहां से आ रही है, अब इस पे स्ट्राइक करेगी, यहां पे जब स्ट्राइक की तो क्या होगा, लाइट रे जो है वो वापस ऐसे चली जाएगी। यहां से लाइट रे आई, यहां पे स्ट्राइक की और यहां से चली गई, मींस बाउंस बैक कर गई इस पे टकराने के बाद या इस पे हिट करने के बाद। तो यही फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। सो द फेनोमेना इन विच लाइट रे बाउंस बैक when it strikes a polished surface is known as reflection of light। कि कभी भी अगर कोई लाइट रे आ रही है और वो अगर एक प्लेन पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है या अगर वो एक पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है और वो बाउंस बैक कर जा रही है, बाउंस बैक कर जा रही है, तो इसी फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी अगर लाइट रे किसी एक पॉलिश सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, अगर यहां से लाइट रे आ रही है और इस पे स्ट्राइक कर रही है तो ये बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, यहां से लाइट रे आई, यहां पे हिट की इसको और यहां पे वापस चली गई, तो इस फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब देखो, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? तो चलो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डाल लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, कौन कौन से बताते हैं। पहला लॉ बोलता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, incident ray, normal and the reflected ray all lies in a same plane, all lies in a same plane, in a same plane। ठीक है, तो पहला लॉ जो है रिफ्लेक्शन का वो ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। मतलब कि अगर हमारे पास ये प्लेन पॉलिश सरफेस है या अगर पॉलिश सरफेस है सिर्फ, तो जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे कौन सी होती है, जो लाइट रे आती है, जो इंसिडेंट करती है, जो इस मिरर पे इंसिडेंट करेगी, जो यहां से आके इस पे हिट करेगी, उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल, नॉर्मल वो होता है जो कि हम सरफेस पे जहां पे लाइट रे फॉल कर रही है या जहां पे इस पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है, वहां से जो हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, जो लाइट रे आ रही है उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। कैसी रे? इंसिडेंट रे। जो यहाँ पे आके हिट करेगी रे उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। नॉर्मल जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब कि जहां पे, एक सेकंड पहले रिफ्लेक्टेड रे के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइट रे आ रही है वो हो गया इंसिडेंट रे, और जो लाइट रे यहां से टकरा के वापस जा रही है उसे क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। कैसी रे? रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट रे टकरा के वापस जा रही है वो हो गई रिफ्लेक्टेड रे, जो लाइट रे आ रही है यहाँ पे हिट कर रही है वो हो गई इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इस सरफेस पे जब हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, जब हम एक 90 डिग्री बनाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल कोई रे नहीं होती है, ठीक है, जैसे इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, बट नॉर्मल कोई रे नहीं होती, नॉर्मल बस बोलते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये समझ में आ गया। अब देखो लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कि ये तीनों, ये जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये एक सेम प्लेन में लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर ये इंसिडेंट रे, ठीक है, अगर ये इंसिडेंट रे है, ये ऐसे आ रही है
और ये सपोज कर लो ये नॉर्मल है, ये इस प्लेन में है और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो ऐसा ही होगा हमेशा कि ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, मतलब कि ऐसे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये इंसिडेंट रे यहाँ से आई, ये जो है बीच वाला ये नॉर्मल है, ये एक प्लेन में है और ये किसी और प्लेन में हो, ऐसे हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। या ये दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन में हो, बट ये ऐसे किसी और प्लेन में हो जाए, इस प्लेन में हो जाए या फिर ऐसे ऊपर वाले प्लेन में हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये तीनों हमेशा एक सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। तो पहला लॉ जो है रिफ्लेक्शन का वो यही बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या कहता है, मैं एक बार इसे मिटा देता हूं फिर दूसरा लॉ पढ़ते हैं। दूसरा लॉ भी बहुत सिंपल है, देखो दूसरा लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection, angle of reflection। दूसरा क्या बोलता है, एंगल ऑफ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो देखो angle of incidence is the angle which the incident ray makes with the normal। मतलब कि जो इंसिडेंट रे है ना, मतलब ये वाली रे इस नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। मतलब कि ये वाला एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है, ठीक है, ये वाला एंगल उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे हम जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है वो इंसिडेंट रे, तो इसी टाइप से हो जाएगा। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे हम जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर, मींस कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये एंगल हमारी 70 डिग्री है, सपोज करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा 70 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, वो भी हमारा 70 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 60 डिग्री होगा। 30 डिग्री है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हमारा कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। मींस कहने का हमारा मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो ये हमेशा सही होगा अगर ये प्लेन सरफेस हो या कर्व सरफेस हो, रफ सरफेस हो, किसी भी टाइप का सरफेस हो, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अगर हम सपोज करते हैं कि यही कर्व सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आई ऐसे, ठीक है, कुछ एंगल से आई, यहाँ पे हम इसका एक नॉर्मल बना लेते हैं। इसका नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एंगल आई है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि आई है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये भी उतना ही होगा जितना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मतलब आर। तो ये हमेशा इक्वल होगा, अगर ये कर्व सरफेस है तो भी, अगर प्लेन सरफेस है तो भी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब इस टाइप का सरफेस हो, मतलब कि अगर प्लेन सरफेस हो तो अगर दो ये पॉलिश सरफेस है, ठीक है, प्लेन पॉलिश सरफेस अगर, तो यहां से एक इंसिडेंट रे आई ऐसे और एक दूसरी इंसिडेंट रे भी आई जो कि इसके पैरेलल है, पहली वाली इंसिडेंट रे के पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों पैरेलल ही रहेंगी, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे भी जो रहेंगी वो पैरेलल रहेंगी। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होंगी आपस में। प्लेन सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, बट कर्व सरफेस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। कर्व सरफेस में अगर दो इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही हैं तो जरूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन
वो पैरेलल ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। अरे यार, ठीक है, ये पैरेलल आ रही है तो जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल ही जाए, ये कुछ ऐसे जाएगी, क्योंकि इसका नॉर्मल कुछ ऐसे होगा, तो एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर के बराबर होगा। तो अगर ये पैरेलल आ रही हैं तो जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल ही जाए, कर्व सरफेस में ऐसा होगा। बट अगर प्लेन सरफेस है तो अगर ये पैरेलल आ रही हैं तो पैरेलल ही जाएंगे। बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही केस में फॉलो होगा, चाहे प्लेन सरफेस हो चाहे कर्व सरफेस हो, एंड आई हमेशा आर के बराबर होगा। ये पैरेलल वाला जरूरी नहीं है कि अगर इसमें पैरेलल आ रही है तो और पैरेलल जा रही है तो इसमें भी पैरेलल आके पैरेलल ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। बट आई हमेशा आर के बराबर होगा। वो रिफ्लेक्शन ऐसे होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो ये हर सरफेस में सेटिस्फाई करेगा, चाहे प्लेन हो चाहे कर्व हो रफ हो, किसी भी टाइप का सरफेस हो, आई हमेशा आर के बराबर होगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि लॉज ऑफ दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला है जो कि बोलता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, और जो दूसरा लॉ है हमारा रिफ्लेक्शन का वो ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये था हमारा पूरा रिफ्लेक्शन के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि ये फेनोमेना क्या कहती है, ये कौन सी ये फेनोमेना, इस फेनोमेना में क्या होता है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सपोज कि कोई दो मीडियम है, ठीक है, सपोज कि यहाँ पे ऊपर वाला जो मीडियम है वो एयर है और नीचे वाला जो मीडियम है वो ग्लास है। तो सपोज करते हैं कि दो मीडियम है, एक एयर है और एक ग्लास है, और लाइट रे जो है वो यहाँ से ऐसे ट्रेवल करते हुए जा रही है। अब देखो यहाँ से लाइट रे ऐसे आई, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से आ रही है और किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो क्या करेगी, वो हल्का सा बेंड हो जाएगी, ठीक है, और कुछ इस तरह से जाएगी। सपोज करते हैं कि हमारा यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे जब हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं तो इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इसे जाना तो कुछ इस तरह से चाहिए था, बट ये हल्की सी बेंड हो गई, ठीक है। तो इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि द फेनोमेना of bending of ray of light when it travels from one medium to another at the interface, ठीक है, कि सिर्फ इंटरफेस पे ही ये बेंड होगी। यहाँ पे स्ट्रेट आ रही थी बट यहाँ पे बेंड हो गई, और बेंड होने के बाद भी ये दूसरे मीडियम में भी कैसे ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन ही ट्रेवल करेगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही ट्रेवल करेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऐसे लाइट रे ऐसे आई और ये इस मीडियम में जब वापस गई तो ऐसे ऐसे हो गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लाइट बस जहां पे इंटरफेस होगा, मतलब कि जहां पे बाउंड्री होगी इन दोनों मीडियम की, मतलब कि अगर एयर है और यहाँ पे ग्लास है तो इन दोनों की जो बाउंड्री होगी, जो कि इन दोनों को एक दूसरे से जो जहां पे ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, सिर्फ वहां पे बेंडिंग होगी, और बेंडिंग होने के बाद भी ये लाइट जाएगी सीधी, मतलब कि ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ही लाइट का होगा। यहाँ से स्ट्रेट आ रही थी, यहाँ पे भी स्ट्रेट ही जा रही है, बस यहाँ पे जहाँ पे इंटरफेस है या जहाँ पे बाउंड्री है वहां पे ये हल्की से बेंड हो गई। ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और जो हमारी रिफ्रैक्ट हो गई लाइट, जो हमारी लाइट रिफ्रैक्ट हो गई उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्शन में क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन में हम बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। कैसे रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो लाइट को जाना कैसे चाहिए था, हम जानते हैं कि सीधे लाइट जाती है, सीधे लाइट ट्रेवल करती है, बट जब दो मीडियम में, किसी अलग अलग मीडियम में लाइट जब ट्रेवल कर रही है तो जहां पे बाउंड्री है उन दोनों मीडियम की, जहां से वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, वहां पे लाइट रे क्या करती है, वहां पे लाइट रे बेंड हो जाती है। अब ये बेंड कैसे हो सकती थी, ये देखो, ये एयर मीडियम मत करो, इसे कोई मीडियम 1 कर लो,
और इसे कोई मीडियम 2 कर दो, एयर ग्लास मत करो, ठीक है, क्योंकि उसमें बेंडिंग भी कैसे होगी वो भी मैटर करती है। अब देखो दो टाइप की बेंडिंग हो सकती थी, या तो ये नॉर्मल की तरफ आ जाए, सपोज कि ये ऐसा हमारा, ठीक है, ये नॉर्मल को मैंने एक्सटेंड कर दिया बस, तो ऐसा हो सकता था कि या तो ये नॉर्मल की तरफ आ जाए, बेंड होने के बाद नॉर्मल की तरफ आ जाए, या तो ऐसे भी ये बेंड कर सकती थी कि ये ऐसे चली जाती कुछ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था। ये थोड़ा कर्व हो गया, कर्व नहीं रहेगी, ये स्ट्रेट ही रहेगी, ठीक है, ऐसा स्ट्रेट ही रहेगी। या तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता, मतलब कि या तो ये नॉर्मल की तरफ आ जाती, देखो नॉर्मल अगर ये मीडियम नहीं रहता, दोनों अलग अलग मीडियम नहीं रहते, कोई एक मीडियम ही रहता, तो ये कैसे ट्रेवल करती, तो ये ऐसे ट्रेवल करती, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती। बट जब यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम है, तो ये जब बेंड होगी तो या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाए, या तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाए, मतलब या तो ये वाली इस टाइप की बेंडिंग हो, या तो इस टाइप की बेंडिंग हो। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या अवे नॉर्मल होगी, ये अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन यही बोलता है कि अगर कभी भी दो अलग अलग मीडियम है और लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पे बेंडिंग होगा एट द इंटरफेस या एट द बाउंड्री ऑफ द एट द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडियम, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे बेंडिंग हो जाएगी। So the phenomena of bending of ray of light when it travels from one medium to another at the interface या at the boundary is known as refraction of light, ठीक है। अब देखो, जैसा कि हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, वैसे ही हमारे दो लॉ होते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के भी, ठीक है। अब इसमें लॉ क्या होता है वो हम पढ़ेंगे आगे। तो चलो अब हेडिंग डाल लो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तब तक मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ हैं, हेडिंग डाल लो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ बोलता है कि द इंसिडेंट रे normal incident ray normal and the refracted ray, कैसे रे? रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे हम रिफ्लेक्टेड रे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। all lies in a same plane, in a same plane, ठीक है। तो ये भी वही लॉ है जो कि हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता था, बट वहां पे रिफ्लेक्शन था तो रिफ्लेक्टेड रे की बात करते हैं, और ये रिफ्रैक्शन है तो रिफ्रैक्टेड रे की बात करते हैं। ये लॉ भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज कि हमारे यहाँ पे कोई एक मीडियम है M1 और यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम है M2, और लाइट रे यहाँ से ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को मैं IR से शो कर रहा हूँ, ठीक है, इंसिडेंट रे। और ये हमारा हो गया नॉर्मल, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हमारा हो गया ये एक नॉर्मल, ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल। नॉर्मल को मैं N से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स, ये हमारा कुछ ऐसा चला गया, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। और ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, कैसी रे? रिफ्रैक्टेड रे। आर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो ध्यान देना कि रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टेड रे होती है और रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे होती है, ठीक है। तो हमारा पहला लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, कि ये तीनों रे एक सेम प्लेन में ही लाई करेंगी। सपोज कि हमारी ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कुछ ऐसे गई, और ये तीनों एक प्लेन में ही लाई करेंगी। ऐसा नहीं है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बाहर की तरफ आ जाए या इस व्हाइट बोर्ड के अंदर वाले प्लेन में चली जाए,
ये तीनों हमेशा एक सेम प्लेन में ही लाई करेंगे। ठीक है, तो इजी था, समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरा लॉ क्या बोलता है उसके बारे में। ठीक है, पहला लॉ समझ में आ गया कि तीनों सेम प्लेन में ही लाई करेंगे। तो चलो अब दूसरा लॉ क्या बोलता है वो जान लेते हैं। तो जो दूसरा इसका लॉ है वो ये बोलता है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction, the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant, is always a constant। ठीक है, दूसरा लॉ क्या बोलता है? तो दूसरा लॉ बोलता है कि the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant। कि अगर हमारा यहाँ पे कोई दो मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम एक m1 हो गया, ये हमारा मीडियम m2 हो गया, और लाइट रे यहाँ से कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये कुछ ऐसे आई, और यहाँ पे जो इंटरफेस है यहाँ से ये बेंड हो गई और कुछ ऐसे चली गई, ये स्ट्रेट लाइन ही जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसे चली गई, ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, और ये हो गई हमारी, ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो ये क्या लॉ बोलता है? ये लॉ बोलता है कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो अभी ये लॉ क्या बोलता है ना, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में समझेंगे, बट पहले एक छोटी सी चीज जान लेते हैं कि लॉ बना कैसे। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट इस लॉ के मतलब जब ऐसा वो देख रहे थे कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसका पैटर्न उन्होंने ऑब्जर्व करने की कोशिश करा। अब देखो वहां पे जो सिंपल था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में सिंपल था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा था, वहां पे ये हो रहा था, मतलब कि I इक्वल आर हो रहा था रिफ्लेक्शन में। बट यहाँ पे जब उन्होंने कोशिश करी इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का पैटर्न कैसा है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उन्होंने ऐसे टेबल बनाई अलग अलग वैल्यू ऑफ किसी सेम पेयर ऑफ मीडियम के लिए। ठीक है, किसी सेम पेयर ऑफ मीडियम के लिए, कि अगर सपोज करते हैं कि मीडियम वन को एयर ले लेते हैं, इसको ग्लास ले लेते हैं, या इसको ग्लास ले लेते हैं, इसको एयर ले लेते हैं, तो किसी एक सेम पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो I1 के लिए कुछ वैल्यू मान लो आ रही थी R1, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही थी R1, I2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू I2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही थी R2, I3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही थी R3। तो ऐसे उन्होंने कई ऐसे जब अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वैल्यू चेक करी, अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा। ठीक है, किसी सेम पेयर ऑफ मीडियम के लिए, कि अगर एयर ग्लास हो गया या फिर ऑयल एयर हो गया या कुछ भी ऐसा, सिर्फ लेकिन पेयर जो है वो सेम होना चाहिए, तो वहां पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये आ रहा था कि साइन I1 अपॉन साइन R1 वो भी कांस्टेंट आ गया। ठीक है, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, जैसे कि अगर ये A आ रहा है मान लो, ठीक है, ये इसको हम बोल लेते हैं स्मॉल r, नहीं स्मॉल r नहीं बोलते हैं, अगर हम इसे बोल लेते हैं कैपिटल R बोल लेते हैं। ठीक है, और साइन I2 अपॉन साइन R2 ये भी क्या आ रहा था, R आ रहा था, साइन I3 अपॉन साइन R3 ये भी क्या आ रहा था, R ही आ रहा था। तो किसी सेम पेयर ऑफ मीडियम के लिए, किसी एक सेम पेयर ऑफ मीडियम के लिए
ये वैल्यू जितनी आ रही थी वही ये भी वैल्यू आ रही थी, वही ये भी वैल्यू आ रही थी। मतलब कि अलग अलग इंसिडेंट, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू आ रही थी वो कुछ इस टाइप से आ रही थी कि वो एक कांस्टेंट होगा अगर उसका हम रेशियो लेंगे, ठीक है। तो दूसरा लॉ क्या बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा रिफ्रैक्शन इसी के साथ एंड होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हाँ देखो, एक चीज छूट रही थी, यही जो रेशियो है ना, ये जो कांस्टेंट आ रहा है उसको हमने एक नया टर्म दे दिया, एक नई फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में हमें देखने को मिली, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसे हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी का टर्म दे दिया जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सो द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये वाला जो लॉ है ना, जो बोलता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। किसका लॉ? स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ हैं, कौन कौन से? तो पहला लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और जो दूसरा लॉ है वो ये बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। और इसी लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। और इस लॉ से एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमें मिली जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आगे की जितनी भी टॉपिक हमारी बची हुई है, लाइक रे डायग्राम हो गया, या स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन का जो रूल है वो क्या होता है, या इमेज कैसे बनती है, ये बाकी की जितनी भी चीज़ें बची हुई है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी रखने से कोई मतलब नहीं है, इसे हम पार्ट में करके अपलोड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इन दोनों के लॉ क्या है, लॉ भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। अगर कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क करिएगा, मतलब ज़रूर मुझसे पूछिएगा। और अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे आप एक बार डीएम कर देना। मैं अपने इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में अटैच कर दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली मेरे इंस्टा पे जा सकते हो और मुझे डीएम कर देना अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए होंगे। मैं चाहता तो नोट्स का पीडीएफ भी डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में अटैच कर सकता था, बट मुझे वो पता नहीं अभी कि कैसे करते हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप अगर चाहिए होगा तो इंस्टा पे मुझे एक बार डीएम कर देना, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, हैंड रिटन नोट्स रहेंगी। तो ठीक है, वीडियो बस इतनी थी आज की। नेक्स्ट वीडियो में बाकी का बचा हुआ पार्ट कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बिलीव इट, अचीव इट।